हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू RA3 एकेडमी। और जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट करूंगी, चलो आज से हम ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं ज्योग्राफी के यूपीएससी के कोर्स का पूरा सिलेबस यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट करवाऊंगी। मेरी चैनल पे एक एक करके वीडियो अपलोड होते जाएंगे और जहाँ जहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, जो भी हमारे सिलेबस में है, वो सारी चीज़ यूपीएससी रिलेटेड यहाँ होगी। सिलेबस की बात करें तो हमें फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, ये दो पार्ट्स कंप्लीट करने हैं। फिजिकल ज्योग्राफी हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो मैं ज्योग्राफी सीरीज में लूंगी वो है यूनिवर्स। यूनिवर्स को जाने बिना हम जा नहीं सकते आगे। एंड सम टाइम्स क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक, क्योंकि अभी यूनिवर्स में बहुत सारी खोजें हो रही है, न्यू न्यू डिस्कवरीज आर देयर, एंड उसकी वजह से क्वेश्चंस आते हैं। अगर कोई भी चीज न्यूज में है तो उसका बेसिक्स आपको यहाँ से आ सकता है। एंड आई विल कवर करंट अफेयर्स ऑल्सो विथ बेसिक्स इन माई लेक्चर्स। तो अभी तक जब मैं रिकॉर्ड कर रही होंगी तब तक के जो भी कुछ करंट अफेयर्स होंगे वो सारे मैं ड्यूरिंग लेक्चर्स ही वो टॉपिक के रिलेटेड कवर करते जाऊंगी। चलो फिर हम स्टार्ट करें। आपको पता है क्या है यूनिवर्स? कभी सोचा है? यूनिवर्स को हिंदी में हम ब्रह्मांड कहते हैं। सो यूनिवर्स की बात करें तो आप क्या सोचोगे? मैम स्पेस। ओके, यस, स्पेस कह सकते हैं। एंड व्हाट इज स्पेस? अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर का कोई भी पार्ट है वो स्पेस है, और ये स्पेस ही हमारा यूनिवर्स है। तो यूनिवर्स की अगर मैं बात करूं तो आपको सबसे पहले क्या आता है दिमाग में? मैं जब भी यूनिवर्स कहूं कि आप आंखें बंद करो और इमेजिन द यूनिवर्स, सो व्हाट यू कैन इमेजिन? कुछ शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। जब भी हम यूनिवर्स की बात करें तो ब्लैक या ब्लू बैकड्रॉप में कुछ शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हमें इमेजिन होते हैं उसमें, और वो क्या है? यस, स्टार्स। चलो, तो सबसे पहले तो हम यूनिवर्स की बात करें तो हमें हमारी इमेजिनेशन कैच करती है किसको? स्टार्स को। सो व्हाट इज अ स्टार? हाँ, बचपन में हमको ऐसा सिखाया गया था कि द ऑब्जेक्ट्स, द सेलेस्टियल bodies which emits light and heat are called stars. Okay, first of all, what is celestial body? Celestial body का मतलब होगा कि स्पेस में रहा कोई भी ऑब्जेक्ट, उसे हम सेलेस्टियल बॉडी कहेंगे, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो स्पेस का ऑब्जेक्ट, स्पेस की कोई भी बॉडी मतलब सेलेस्टियल बॉडी। और ऐसी सेलेस्टियल बॉडी कि जो लाइट एंड हीट एमिट करे उसे हम स्टार कहते हैं। ये हम बचपन में सीखे थे, बट अब हम अपग्रेड करेंगे ये डेफिनेशन को। सो यूपीएससी के सिलेबस के लिए अगर हम बात करें तो डेफिनेशन स्टार की ये होगी कि ऐसी कोई भी सेलेस्टियल बॉडी कि जिसकी खुद की एनर्जी है एंड वो ये एनर्जी को एमिट कर रहा है। द सेलेस्टियल बॉडी विच हैज इट्स ओन एनर्जी एंड विच एमिट्स दिस एनर्जी। और ये एनर्जी आती कहां से है? कोई भी स्टार वो हाइड्रोजन से बना हुआ होता है। यस, हम बिग बैंग थियरी एंड वो चीजें करेंगे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की, बट अभी पहले तो यूनिवर्स में है क्या वो जानना जरूरी है। ये स्टार हाइड्रोजन से बने हुए होते हैं, और ये जो हाइड्रोजन है उसका कंटिन्यूअसली हीलियम में कन्वर्जन होता है। और जब हाइड्रोजन टू हीलियम कन्वर्जन होता है तब एनर्जी एमिट होती है। एंड ये जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में होती है। एंड यू नो अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसके अंदर बहुत कुछ आता है। स्पेक्ट्रम पढ़े होंगे बचपन में, तो आपने देखा होगा कि एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज एंड माइक्रोवेव्स, देन रेडियो वेव्स, बहुत सारे अलग अलग टाइप के गामा रेज है, ऐसे बहुत सारे वेव्स उसमें होते हैं। और ये पूरा जो स्पेक्ट्रम है उसमें से हम देख क्या पाते हैं? लाइट को। एज वेल एज ये लाइट जब आती है तो ये जो स्पेस के पार्टिकल्स को फ्रिक्शन करती है, उसको जो हिलाती है, उसकी वजह से हीट जनरेट होती है। एंड दैट हीट वी एक्सपीरियंस, वी बिलीव इन ओनली दोज थिंग्स विच वी कैन सी एंड एक्सपीरियंस। हम लाइट देखते हैं और हीट एक्सपीरियंस करते हैं, इसीलिए हमको बचपन में ये चीज सिखाई जाती थी कि स्टार जो है वो लाइट एंड हीट एमिट करते हैं, बट ऐसा नहीं है। स्टार्स जो है वो
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, प्लस थोड़े पार्टिकल्स भी होते हैं, मैग्नेटिक पार्टिकल्स, देन फोटॉन्स, ये सारी चीजें सन मतलब कोई भी स्टार एमिट करता है। हमारे सबसे पास का स्टार कौन सा है? सन। तो हम उसको रेफरेंस लेके अब हम यूनिवर्स की स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट सेलेस्टियल बॉडी यूनिवर्स में जो हम देखते हैं, जिसे हम पहचानते हैं, या हम फर्स्ट जो इमेजिन करते हैं कि यूनिवर्स में क्या है, वो है स्टार। और हमारे स्टार का नाम क्या है? सन। सबसे हमारे पास का ये स्टार है। और ये जो स्टार है, ये स्टार, काफी सारे ऐसे स्टार्स मिलेंगे कि जो अलोन होंगे, अकेले हैं, बट बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं जिनके इर्द गिर्द दूसरी बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज है जो रिवॉल्यूशन करती है। सो ये जो दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज है, वो स्टार के अराउंड में जो हमेशा रहती है, वो मिलके एक सिस्टम बनाती है, जिसे हम अपने स्टार के लिए सोलर सिस्टम कहते हैं। सोलर वर्ड इज एसोसिएटेड विद द सन, इसीलिए तो एक स्टार सिस्टम यूनिवर्स में होती है। ये जो स्टार है, ये क्या बनाएगा? ये एक सोलर सिस्टम बनाएगा। हम हमारे सन के लिए कहेंगे तो या तो ये स्टार सिस्टम बनाएगा। और इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? सो यू नो अबाउट अवर सोलर सिस्टम। सो फर्स्ट मुझे कहो कि सोलर सिस्टम में क्या लिखूं मैं, क्या आएगा? यस, प्लैनेट्स। चलो ये भी सबको पता है कि प्लैनेट्स होते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट है? 8 प्लैनेट्स। कौन से है? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये 8 प्लैनेट्स हमारी सोलर सिस्टम में है। अब व्हाट इज प्लैनेट? ऐसी सेलेस्टियल बॉडी की जो कोई भी स्टार के अराउंड में डायरेक्ट रिवॉल्यूशन करती हो एंड वो खुद स्टार ना हो, तो उसे हम प्लैनेट कहेंगे। काफी बार हम स्टार्स की बाइनरी सिस्टम देखते हैं, जिसमें कोई छोटा स्टार बड़े स्टार के अराउंड में रिवॉल्यूशन करता है, तो वहां पे स्टार के अराउंड में स्टार रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो ये जो छोटा स्टार है उसे हम स्टार ही कहेंगे, उसे हम प्लैनेट नहीं कहेंगे। बट प्लैनेट होने के लिए डेफिनेशन क्या होगी? कि ऐसी सेलेस्टियल बॉडी की जो डायरेक्ट रिवॉल्यूशन करती हो, बट वो एक स्टार ना हो। और स्टार ना हो, उसका मीनिंग क्या होगा? कि ये सेलेस्टियल बॉडी की खुद की एनर्जी नहीं है, मतलब कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स होंगे, सिर्फ हाइड्रोजन नहीं है कि जिसे वो हीलियम में कन्वर्जन करता रहेगा। यस, हाइड्रोजन विल बी देयर, बट ऐसी एनर्जी नहीं होगी कि वो एमिट करे। मॉर्निंग या तो इवनिंग स्काई में हम वीनस को देखते हैं, चांद के अराउंड में कहीं आपको दिखेगा। ये फोटो में देखिए, यस, इस तरह से दिखेगा आपको। ये जो वीनस है, वो तो स्टार जैसा नहीं दिख रहा हमें, चमक रहा है। किस तरह से ये शाइन कर रहा है, इट इज सो ब्राइट। कभी कभी वीनस को द ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ द नाइट स्काई ऐसा कहा जाता है, बट एक्चुअली तो वो स्टार नहीं है, वो तो प्लेनेट है। हमें पता है, हमने प्लेनेट के नाम में सबसे पहला तो वीनस का नाम ही लिया। सो वो कैसे ब्राइट है, वो कैसे शाइन कर रहा है? कोई भी स्टार के अराउंड में प्लेनेट जब रिवॉल्व कर रहा है, तो हमारा ये सन है, और सन के अराउंड में वीनस रिवॉल्यूशन कर रहा है इस तरह से। तो ये जब वीनस रिवॉल्यूशन करेगा, तो वीनस के ऊपर सन की लाइट जो इंसिडेंट होगी, और ये जो एनर्जी है, ये जो लाइट रेज जो वीनस की सरफेस पे जा रहे हैं, ये वीनस से रिफ्लेक्ट होके हर जगह पे जाएंगे। एंड ये जो लाइट रेज है, ये जब हमारी आंखों पे टकराते हैं, तो हमें है कोई भी प्लेनेट हमें शाइनिंग दिखता है। प्लैनेट्स ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज है कि जिसकी खुद की एनर्जी नहीं है, बट दे शाइन विद द लाइट ऑफ अदर स्टार्स। स्टार की लाइट इंसिडेंट होके जब रिफ्लेक्ट बैक होगी, तो ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट वेव्स की वजह से वो चमकते हैं। ये चीजें याद रखना, पूछ सकते हैं आपको कि किस तरह से प्लैनेट्स चमकते हैं। अदर देन दैट, प्लैनेट्स की डेफिनेशन है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 2006 में ये डेफिनेशन दी थी। और ये डेफिनेशन के हिसाब से कोई भी सेलेस्टियल बॉडी को अगर प्लेनेट की कैटेगरी में रखना है, तो उसकी 3 कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि वो रिवॉल्यूशन करता हो किसी भी स्टार के इर्द गिर्द। सेकेंड कंडीशन ऐसी है कि उसका ग्रेविटेशनल पुल
इतना ज्यादा हो कि सारा मटेरियल जो है वो सेंटर की ओर खींचा चला जाए, एंड उसकी वजह से उसकी एक नियरली स्फीयरिकल बॉडी हमें मिले, मतलब कि वो स्फीयरिकल शेप में होने चाहिए, नियरली स्फीयर। इवन इवन अवर अर्थ इज नॉट प्रॉपरली स्फीयरिकल शेप, उसको जियोइड कहते हैं। ये आपको पता होगा कि इक्वेटर्स की ओर हमारी अर्थ जो है वो बल्ज्ड है, एंड ऊपर से थोड़ी सी दबी हुई है पोल्स की साइड से, बट हाँ स्फीयरिकल शेप ऑलमोस्ट आ रहा है, तो हम अर्थ को प्लेनेट कहते हैं। सो फर्स्ट कंडीशन रिवॉल्यूशन होना चाहिए, दूसरा कि ये स्फीयरिकल शेप में होनी चाहिए, एंड थर्ड कंडीशन है कि ये जो भी सेलेस्टियल बॉडी है उसने अपना नेबरहुड क्लियर किया हुआ होना चाहिए। इसका मतलब ऐसा है कि उसका ग्रेविटेशनल पुल इतना होगा कि छोटे छोटे कुछ भी अगर रॉक्स के टुकड़े हैं या कुछ भी है वो सारे उसके ऊपर आके गिर गए हो, उसकी एक स्पेसिफिक ऑर्बिट हो, ये ऑर्बिट कोई और प्लेनेट की ऑर्बिट के साथ इंटरसेक्ट नहीं करती हो, ये थर्ड कंडीशन है। सो प्लेनेट के लिए तीन कंडीशंस है कि एक तो ये डायरेक्टली कोई भी स्टार के अराउंड में रिवॉल्यूशन करता हो, उसका ग्रेविटेशनल पुल इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उसका जो शेप है वो नियरली स्फीयरिकल हो गया हो, और थर्ड वन इज कि इट शुड हैव क्लियर्ड इट्स नेबरहुड, उसकी एक इंडिपेंडेंट ऑर्बिट होगी, और ये ऑर्बिट वो किसी और प्लेनेट की ऑर्बिट के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो उसे हम प्लेनेट्स कहेंगे। क्लियर है? अब आप मुझे बताइए कि प्लैनेट्स के अलावा और क्या है सोलर सिस्टम में। ये सभी चीजें जो है ये यूनिवर्स का पार्ट ही है ना, हमारा अर्थ जो है वो यूनिवर्स में ही है, इसलिए हम ये सारी चीजें देखेंगे। प्लैनेट्स के अलावा और क्या दिखता है हमें सोलर सिस्टम में? क्या आएगा? सैटेलाइट्स। तो सैटेलाइट्स होंगी। अब सैटेलाइट किसे कहेंगे? ये सिंपल, ऐसा कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कि जो प्लैनेट के अराउंड में रिवॉल्यूशन कर रहा है, डायरेक्ट सन के अराउंड में वो रिवॉल्व नहीं करेगा, वो कोई प्लैनेट के अराउंड में रिवॉल्यूशन करेगा। तो जब ऐसा कोई भी सेलेस्टियल बॉडी होगा तो उसे हम सैटेलाइट कहेंगे। द बेस्ट एग्जांपल इज अवर मून। और ये जो सेलेस्टियल बॉडी है उसकी भी खुद की एनर्जी नहीं होंगी, लेकिन मून कैसे शाइन करता है? नाइट स्काई में सबसे ज्यादा ब्राइट ऑब्जेक्ट तो वही हमें दिखता है ना, वो शाइन करता है। तो वो कैसे शाइन करेगा? सेम इस तरह से, उसके नियरेस्ट जो स्टार होगा उसके लाइट रेज इंसिडेंट होंगे उसकी सरफेस पे, वहां से वो रिफ्लेक्ट बैक होंगे और उसकी वजह से वो चमकेगा। तो सैटेलाइट में मून है हमारी नेचुरल सैटेलाइट। इसके अलावा क्या कुछ है हमारे सोलर सिस्टम में? हाँ है ना, क्या है? एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड जो है वो क्या है? तो ये भी कुछ ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज है जो अपने सन के अराउंड में डायरेक्टली रिवॉल्यूशन करती है। अभी हम हमारे सोलर सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे हमें एस्टेरॉइड्स दिखते हैं, तो वो डायरेक्टली सन के अराउंड में रिवॉल्यूशन करेगी, बट उसे प्लेनेट की कैटेगरी में हम नहीं डाल सकते बिकॉज ऑफ दैट साइज, एंड ये वाला स्फीयरिकल शेप में नहीं होते हैं वो। तो ये है क्या? तो ये एस्ट्रॉइड्स जो है वो रॉकी होते हैं, मतलब कि वो रॉक से बने हुए होते हैं, या वो मेटालिक होंगे मतलब कि मेटल के बने हुए होंगे, या तो आइसी होंगे मतलब कि वो आइस से बने हुए होंगे। तो या तो रॉक्स, मेटल या आइस के बनी हुई बहुत बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, ये ऑब्जेक्ट्स सन के अराउंड में डायरेक्टली रिवॉल्यूशन करते हैं। ज्यादातर एस्ट्रॉइड्स हमें मार्स और जुपिटर के बीच में मिलते हैं। इस तरह से हमारा सन है, सन के अराउंड में मर्क्यूरी है, देन वीनस है, देन अर्थ आएगी, उसके बाद में मार्स, और जब जुपिटर आएगा, ये जुपिटर और मार्स के बीच में ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स है वो इस तरह से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स एक बेल्ट के अंदर, ऐसे लगेगा कि उनका एक बेल्ट है, इस तरह से बेल्ट में वो लोग सन के अराउंड में रिवॉल्यूशन करते हैं। बट और एस्ट्रॉइड्स की बात करें तो उनकी साइज जो है वो बहुत छोटी, पेबल्स जैसे साइज, मतलब छोटे छोटे स्टोन्स टाइप की साइज से लेके बहुत बड़ी बड़ी साइज हो सकती है। हमारे सैटेलाइट जो मून है उससे भी बड़े एस्ट्रॉइड्स हो सकते हैं, बट यहाँ पे वही है कि उनका ग्रेविटेशनल पुल उतना ज्यादा नहीं है कि वो स्फीयरिकल शेप में आए। सेकेंड थिंग कि उन्होंने अपना नेबरहुड यहाँ क्लियर किया हुआ है नहीं ना, उनकी कोई स्पेसिफिक ऑर्बिट नहीं है, उनके साथ बहुत सारे दूसरे एस्ट्रॉइड भी रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। तो ऐसे जो भी ऑब्जेक्ट है
कि जो सन के अराउंड में डायरेक्टली रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, बट वो प्लेनेट नहीं कहे जा सकते हैं, उनकी साइज छोटी होती है। तो छोटी साइज से लेके बड़ी साइज के होते हैं, उसे हम एस्ट्रॉइड कहेंगे। एंड दूसरी बात खास याद रखना कि एस्ट्रॉइड बेल्ट में, हमारी सोलर सिस्टम में ज्यादातर एस्ट्रॉइड है, इन लैक्स ये एस्ट्रॉइड बेल्ट में घूमते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एस्ट्रॉइड कहीं और नहीं मिलेंगे, कहीं भी मिल सकते हैं वो। ये एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाहर, जुपिटर से दूर, इवन नेपच्यून यूरेनस के बीच में मिल सकते हैं। इवन ये जो एस्ट्रॉइड्स है, ये हमें अर्थ के पास आते हुए दिखते हैं। हम लोग काफी बार हम देखते हैं कि दूसरी जगह पे भी ऐसे एस्ट्रॉइड्स हमें मिलते हैं। एस्ट्रॉइड्स हमारी सोलर सिस्टम में हमें कहीं पे भी मिल सकते हैं, लेकिन वही है कंडीशन कि वो डायरेक्ट सन के अराउंड में रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, एंड विच आर नॉट प्लैनेट्स, दीज आर रॉक्स। बड़े बड़े चट्टाने जैसे कह सकते हैं हम, माउंटेन्स जैसे बड़े बड़े होते हैं, इरेग्युलर शेप के होते हैं। अब ये जो एस्ट्रॉइड्स है, उसमें जो छोटी साइज के एस्ट्रॉइड्स है, उसे हम मीटियोरॉइड कहते हैं। मतलब कि मीटियोरॉइड भी क्या हो गया, रॉकी, मेटालिक और आईसी सब्सटेंस की जो सन के अराउंड में रिवॉल्यूशन कर रहा है। जैसे मैंने कहा, मीटियोरॉइड मतलब कि छोटे एस्ट्रॉइड्स। अब इसमें हम देखेंगे कि ये मीटियोरॉइड ही मीटियोर बनेंगे और मीटियोराइट बनेंगे। तो वो कैसे होगा, जैसे कि अपनी अर्थ है ये, अब अर्थ के अराउंड में एटमॉस्फेयर है, और लेट्स से कि ऐसा कोई मीटियोरॉइड कि जो एस्ट्रॉइड बेल्ट से निकल गया। कभी कभी आपने देखा होगा कि बच्चों को जब हम लाइन में बोलते हैं कि लाइन में चलो, लेकिन कुछ नॉटी बच्चे होते हैं ना, कि जिनको कहा है कि आप लाइन में चलो, बट वो लाइन में नहीं चलेंगे। वो क्या होगा, इधर उधर वॉन्डरिंग कर लेंगे, फिर घूम जाएंगे, फिर मम्मी किधर चले गए। यही चीज यहाँ पे होती है कि एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर ये सब मीटियोरॉइड होते हैं, छोटे छोटे हैं। अभी कभी कभी ऐसे होता है कि वो किसी और प्लेनेट के अट्रैक्शन की वजह से वो एस्ट्रॉइड बेल्ट से निकल जाते हैं। जैसे वो अपने बच्चे लाइन से निकल गए, उसी तरह से सेम वे अब ये जो बच्चा है, हम उसको बच्चा कंसिडर कर लेते हैं। तो ये मीटियोरॉइड जैसे लाइट से घूमते घूमते, अब घूम गया है तो कहीं पे भी जा सकता है, तो ऐसे घूमते घूमते अचानक से वो देखेगा कि ओके अर्थ दिख गई उसे, मम्मी, उसे अर्थ मम्मी कैसी लगेगी उसकी। वो क्या करेगा, मम्मी रुको रुको रुको, मैं आता हूँ। इसका मतलब है कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के पास वो आ गया, और अब अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो अर्थ की ओर खींचा चला आएगा। मतलब वो मम्मी वो नहीं करता, नीचे आता जाएगा। जैसे जैसे वो नीचे आएगा, वैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होगा। वो जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होगा, मम्मी बोलेगी नहीं भाई, हाँ मेरे पास बहुत सारे ऑलरेडी है रॉक्स, और रॉक की जरूरत नहीं है, तू जा, मत आ। ऐसा नहीं है, मतलब फ्रिक्शन होगा, अर्थ फ्रिक्शन देगी उसे। अर्थ मतलब अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है, उसके अंदर बहुत सारे गैसेस है, पार्टिकल्स है। तो ये जो गैसेस है, उसके फ्रिक्शन से ये जैसे ही अर्थ का एक लेयर है मेसोस्फीयर, मेसोस्फीयर में आएगा, वैसे ही वो जलने लगेगा। बिकॉज इतना सारा फ्रिक्शन क्रिएट होगा और हीट जनरेट होगी। विंटर में जब बहुत ठंडी लगती है तो हम हाथ ऐसे ऐसे करते हैं, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन जनरेट होगा और हमें गर्मी लगेगी। सेम वे फ्रिक्शन जनरेट होगा इसकी सरफेस पे अर्थ के एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स की वजह से, गैसेस की वजह से, और उसकी वजह से ये जलना स्टार्ट होगा। जैसे ही ये जलना स्टार्ट होता है, वैसे ही उसे हम कहेंगे मीटियोर। पहले वो मीटियोरॉइड था, अब उसे हम मीटियोर कहेंगे। अब होगा क्या, जैसे जैसे जलता जाएगा वैसे वैसे उसकी साइज छोटी होती जाएगी। और अगर ये मीटियोरॉइड जो है ओरिजिनली उसकी साइज अगर बहुत छोटी होगी, तो ये जो मीटियोरॉइड है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही जल जाएगा। आपने रात को टूटता हुआ तारा देखा है, बस वो ही है ये मीटियोर। होता क्या है कि वो जल गया, तो उसकी वजह से हम देखते हैं कि एक लाइट बीम ऐसे नीचे आता जाता है और फिर वो खत्म हो गया। मतलब कि ये छोटे छोटे मीटियोर है, मतलब उसकी साइज
ये मीटियोरॉइड जो जब था तो उसकी साइज इतनी छोटी होगी कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो जल के ऐश बन जाएगा, राख बन जाएगा। लेकिन अगर उसकी साइज कंसिडरेबल है तो क्या होगा कि पूरा अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है वो उसे जला नहीं पाएगा। नो डाउट उसकी साइज छोटी होगी अल्टीमेटली अर्थ तक आते आते, तो ऐसे ही उसकी साइज छोटी होती जाएगी। यस, ये जलता तो रहेगा ही, वैसे ही ये भी जल रहा है, लेकिन अगर उसकी साइज कंसिडरेबल है तो उसका कुछ पार्ट, छोटा सा पार्ट, वो आके अर्थ पे गिरेगा, और जैसे वो अर्थ पे गिरेगा वैसे ही इस तरह से वो गिरेगा, और उसकी इम्पैक्ट की वजह से अर्थ पे एक डेंट पड़ेगा, एक खड्डा हो जाएगा। मतलब कि ये मीटियोर बोल रहा है कि मम्मा, मैं इतने प्यार से आपकी ओर आ रहा था और आपने मुझे ही जला डाला, मैं बदला लूंगा। तो बड़ा है तो बदला लेने के लिए नीचे तक आ पाएगा, और बदला लेगा कैसे? वो बस खड्डा गिरा देगा, एक डेंट कर देगा। सो यहाँ पे ये जो रेमिनेंट पार्ट, इसका बचा हुआ मीटियोर का जो टुकड़ा अर्थ पे आता है और अर्थ पे ये खड्डा गिराता है, ये जो पार्ट है उसे हम कहेंगे मीटियोराइट, और ये जो खड्डा जो बना है उसे हम क्रेटर कहते हैं। मतलब कि मीटियोरॉइड एस्ट्रॉइड ही है, बट छोटे छोटे एस्ट्रॉइड है, साइज में छोटे हैं। अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से अर्थ की ओर आता जाएगा, जैसे नीचे आएगा अर्थ के एटमॉस्फेयर के फ्रिक्शन की वजह से वो जलना स्टार्ट हो जाएगा और उसकी साइज छोटी हो जाएगी। काफी बार बहुत सारे जो बहुत छोटे मीटियोरॉइड होते हैं, और वो जब मीटियोर बनते हैं तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही रह जाते हैं, जिसे हम टूटता हुआ तारा कहते हैं। यही टूटता हुआ तारा, मतलब कि अगर ये मीटियोरॉइड जो है उसकी साइज बड़ी होगी तो वो आके अर्थ पे गिरेगा और अर्थ पे एक डेंट गिराएगा, एक क्रेटर बना देगा। यस, जला भी देगा, आजू बाजू की सारी चीजें जो है वो जल भी जाएगी, लेकिन ये जो खड्डा बनेगा उसे हम क्रेटर कहेंगे, और ये जो टुकड़ा जो आके अर्थ पे गिरा है उसे हम मीटियोराइट कहते हैं। आज हम यहाँ तक रखते हैं। इतना किया हमने। यूनिवर्स के अंदर हमने स्टार के बारे में देखा कि स्टार क्या होता है। स्टार की एक सिस्टम होती है जिसके इर्द गिर्द बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स घूमते रहते हैं। उसमें हमने देखा जिसे हम, हमारे सन का जो स्टार सिस्टम है उसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं। हमारी सोलर सिस्टम में हमने देखा कि प्लैनेट्स होते हैं, वैसे ही दूसरे स्टार के अराउंड में भी प्लैनेट्स हमें देखने को मिलते हैं। ये प्लैनेट्स के अराउंड में सैटेलाइट्स हमें देखने को मिलती है, जैसे कि हमारा मून। उसके अलावा एस्ट्रॉइड्स होते हैं, ज्यादातर एस्ट्रॉइड्स मार्स एंड जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर वो सन के अराउंड में रिवॉल्यूशन करते हैं। एंड वो जो एस्ट्रॉइड्स की जो बहुत छोटे होते हैं उसे हम मीटियोरॉइड कहते हैं। यही मीटियोरॉइड आगे चल के मीटियोर बनेगा, एंड अगर वो साइज भी बड़ा होगा तो अल्टीमेटली वो अर्थ पे आके गिरेगा और उसे हम मीटियोराइट कहते हैं। यहाँ तक आज हमने देखा। सी, दीज आर वेरी बेसिक टॉपिक्स, बट आगे जब हमें और चीजें समझनी होगी तब ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है। इवन नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे भी सोलर सिस्टम में भी अभी हमारा कॉमेट्स एज वेल एज ड्वार्फ प्लैनेट्स ये कवर करना बाकी है। ये चीज हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और आगे हम जाएंगे। यस, ये बहुत ही छोटी चीजें हैं, मे बी यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते, पर इसके आगे अब जब हम जाएंगे यूनिवर्स में, और तो ये सारे जो टॉपिक्स है वो न्यूज में रहते हैं, और न्यूज में रहते हैं तो यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो हम ये सारी चीजें भी कवर करेंगे कि जो अब न्यूज में है। अब के जो वीडियोस है वो अब इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, सो स्टे विथ मी। यहाँ पे मैं पूरा ज्योग्राफी का फुल सिलेबस यूट्यूब वीडियो से कवर करने वाली हूँ, जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। सो मेरे साथ बने रहिए। अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, एंड नॉलेज पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय, हैप्पी स्टडिंग, हैप्पी लर्निंग।